प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा भी बताई थी, और वो परिभाषा क्या थी कि जिस समास का पूर्व पद भी प्रधान, उत्तर पद भी प्रधान, अर्थात सभी पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। इसमें मैंने दो सूत्र भी लिखाए थे आपको। प्रायेण अन्य, ध्यान दें, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास है। यानी उभय पदार्थ, दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता हो, वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। दूसरा अर्थ बताया था चय अर्थे द्वंद्व है। दूसरा सूत्र था चय अर्थे द्वंद्व है, यानी चय अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। चय अर्थे द्वंद्व समास है, यानी चय अर्थ में भी द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास के मैंने आपको बताए थे कि इसका समस्त पद जो होता है वो आपको द्विवचन में भी होगा, बहुवचन में भी होगा और एक वचन में भी होगा। ये बड़ी समस्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये द्वंद्व समास जो होता है इसके तीन प्रकार हैं। द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं? तीन। वो कौन कौन से हैं सुनिए। इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और लास्ट है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व का समस्त पद द्विवचन तथा बहुवचन में होगा। ये कब होगा? यदि समस्त पद में दो ही पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद। तो समस्त पद द्विवचन में होगा, और यदि दो से अधिक होंगे तो समस्त पद बहुवचन में होगा। ये बात मैं समझा रहा था आपको। कल हमने इसके उदाहरण भी पढ़े, हमने पिछले वीडियो में जैसे हमने इसके उदाहरण भी पढ़े, एक शेष द्वंद्व के भी पढ़े, एक शेष द्वंद्व के कम उदाहरण पढ़े हमने, ज़्यादातर पढ़े इतरेतर द्वंद्व के। ठीक है। जब इसका समास विग्रह करते हैं, द्वंद्व समास के समस्त पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है। ये नहीं है दो पद दोनों पदों में, अर्थात सभी पद, जितने भी पद होते हैं, दो हो या दो से अधिक हो, उन सभी में समान विभक्ति लगाई जाती है। और प्रत्येक पद के अंत में चय लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, राम राम है चय लक्ष्मण है चय, ये समास विग्रह हो गया। तो समस्त पद बनेगा राम लक्ष्मणौ, क्योंकि दो ही पद हैं। दूसरा उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, जैसे हेमंत वसंत शिशिरहा, हेमंत वसंत शिशिरहा, तीन पद हैं, हेमंत वसंत और शिशिर। तो इसका समास विग्रह होगा हेमंत है चय, वसंत है चय, शिशिर है चय। तो ये दो उदाहरण जो मैंने अभी बोले हैं ये इतरेतर द्वंद्व के हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक शेष द्वंद्व के उदाहरण, जैसे चटकऊ है, चटकऊ उदाहरण लिखवाया नहीं मैंने आपको। जैसे आपको लिखवाया था पितरऊ, माता चय पिता चय। जैसे लिखवाया था पुत्रऊ, पुत्री चय पुत्र है चय। ऐसे ही चटकऊ का हो जाएगा चटका चय चटक है चय। अजऊ, अजऊ का हो जाएगा अजा चय अजय चय। इस तरह के कुछ उदाहरण मैंने बोल दिए। अब आपका पिछले वीडियो में शेष रह गया था समाहार द्वंद्व, यानी समाहार द्वंद्व को हम पढ़ रहे हैं। द्वंद्व समास ही टॉपिक चल रहा है, उसमें समाहार अर्थ में ध्यान दें। यदि समाहार अर्थ में द्वंद्व समास है तो उसका जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग के एक वचन में। देखो क्या लिख रहा है पहली लाइन, समूह या समाहार अर्थ में द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने पढ़ा था इतरेतर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व के उदाहरण पढ़े थे। उसमें मैंने लिखाया था आपको कि द्वंद्व समास का समस्त पद द्विवचन या बहुवचन में होता है। द्विवचन में कब होगा? जब दो ही पद होंगे, और बहुवचन में कब होगा? जब दो से अधिक होंगे। लेकिन हम अब समाहार द्वंद्व पढ़ रहे हैं। कौन सा? समाहार द्वंद्व।
वो कह रहा है समूह या समाहार अर्थ में द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। आगे बात करें, समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाकर अंत में एषाम समाहारय या अन्यो समाहारय लिख देते हैं। देखो, ये बात मैंने आपको वहाँ नहीं बताई थी, मैंने केवल वहाँ पे आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। लिखना तो यहाँ भी है, यहाँ भी लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। समास विग्रह करने पर ध्यान दें, समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाकर अंत में एषाम समाहारय या अन्यो समाहारय लिख देते हैं। इतना मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये भी बात ध्यान रखना, प्रत्येक पद के अंत में च भी लिखना है। लिख देता हूँ, देखो, तथा प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। ध्यान दें, प्रत्येक पद के अंत में, और जब अंत ही हो जाए, देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पद के अंत में च तो लिख देंगे, कितने ही पद हों, 2 हों या 2 से अधिक हों, तो प्रत्येक पद के अंत में च लिख देंगे। लेकिन अंत में क्या लिखना है, एषाम समाहारय या अन्यो समाहारय। ध्यान दें, जब 2 पद हों तो ये लिखना है, 2 पद होने पर अन्यो समाहारय और 2 से अधिक होने पर एषाम समाहारय। ये भी ध्यान रखना, 2 पद होने पर क्या लिखना है अंत में, अन्यो समाहारय, और 2 से अधिक पद होने पर क्या लिखना है अंत में, एषाम समाहारय। अंत में लिखना है ये एषाम समाहारय। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 2 बातें बताई मैंने, समूह या समाहार अर्थ में द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। दूसरी बात बताई, समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है और 2 अंत में एषाम समाहारय या अन्यो समाहारय लिख देते हैं। और क्या लिखाया है, तथा प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। ये बताया मैंने। ये अन्यो समाहारय कब लिखना है, जब 2 ही पद हों, और एषाम समाहारय कब लिखना है, जब 2 से अधिक हों। 2 से क्या हों, अधिक। अब उदाहरण आपके सामने सुनो, पाणी पादम। देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं उदाहरण, ये समस्त पद हैं। क्या हैं ये, समस्त पद। अब देखिए इन सभी को, ये नपुंसक लिंग के एक वचन में हैं कि नहीं, हैं कि नहीं, हैं। तो ये नपुंसक लिंग, ये सारे नपुंसक लिंग के एक वचन में हैं। अब पाणी पादम, पाणी का अर्थ होता है हाथ और पाद का अर्थ होता है पैर। अब आप सोचिए, हाथ, अपने मानव शरीर में हाथ कितने हैं, 2 हाथ हैं। पैर कितने हैं, 2 पैर हैं। तो यहाँ जब समास विग्रह करेंगे तो 2 को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा वचन लगेगा, द्विवचन। कौन सा वचन, द्विवचन लगेगा। तो पाणी शब्द का द्विवचन लगाइए, पाणी, ये लिख दिया हमने, द्विवचन है, ये ध्यान रखना। अब च लिख दीजिए। अब पाद का द्विवचन लगाइए, पादौ, फिर च लिख दीजिए। प्रत्येक पद के अंत में च हो गया कि नहीं हुआ, इस पद के अंत में भी च हो गया, इस पद के अंत में भी च हो गया। समझ गए। अब आप अन्यो समाहारय लिखेंगे या एषाम समाहारय। देखो, ये 2 हाथ ये हो गए और 2 पैर ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, तो कितने हो गए, 4। तो 4 कौन से वचन में आएगा, 2 में आएगा कि 2 से अधिक, यानी बहुवचन में आएगा। 2 से अधिक को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाओगे, एषाम समाहारय। 2 से, मैंने कहा था 2 से अधिक को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाओगे, एषाम समाहारय। और 2 को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाओगे, अन्यो समाहारय। ठीक है, यह आपका समास विग्रह हो गया। पाणी च पादौ च एषाम समाहारय। क्लियर। पाणी पादम का होगा आपका पाणी च पादौ च एषाम समाहारय। देखो, ये द्विवचन में है, ध्यान रखना।
पाणी द्विवचन में, पादौ भी द्विवचन में। ये 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अब इन चारों का समूह, दोनों हाथों का और दोनों पैरों का, इनका समूह, इन चारों का समूह, ठीक है। अब इस तरह से आप अलग उदाहरण करते हैं, जैसे शिरोग्रीवम, सिर ये होता है, ग्रीवा ये होती है। सिर ये होता है, ग्रीवा ये होती है। ग्रीवा का मतलब गर्दन। सिर कितना होता है, अब सोचो आप। मानव शरीर में सिर क्या है, एक ही है। ग्रीवा क्या है, कितनी है, एक ही है। तो एक एक वचन लगाएंगे यहाँ पे। सिरहे चे ग्रीवा चे, सिरहे चे ग्रीवा चे। अब सिर एक, ग्रीवा यानी गर्दन एक, तो हो कितने गए, 2। 2 को प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखेंगे, अन्यो समाहार है, अन्यो समाहार है, ठीक है। वाक् त्वचम, वाक् का अर्थ होता है वाणी, और त्वक का अर्थ होता है छाल या त्वचा, ठीक है। तो वाणी एक और त्वचा भी एक, छाल जिसको कहते हैं। देखो वाक, इसका समास विग्रह होगा वाक चे त्वक चे, वाक चे त्वक चे। अब ये एक वचन और ये एक वचन, द्विवचन हो गए। 2 को प्रदर्शित करने के लिए अन्यो समाहार है, अन्यो समाहार है, ठीक है। छत्रोपानहम, छत्र मन होता है छाता, उपानत मन होता है जूता। छत्र मन क्या होता है, छाता, और उपानहम है, ये आपको सही दिखाई दे रहा है, उपानहम, इसका अर्थ होता है जूता। देखो छत्र का अर्थ यहाँ पे ध्यान दीजिए, छत्रम चे उपानत चे, छत्रम चे उपानत चे। एक छाता और एक जूता, एक छाता और एक जूता। छत्रम यानी छाता, उपानत चे ये एक वचन और ये एक वचन। अब जैसे आप अपने मन से सोच रहे हो, सर जूते तो हम 2 पहनते हैं। ये जूता जो है, जैसे आप कहते हो कि भाई 1 जूता दे दो कि 2 जूता दे दो, कहते हो कि कभी दुकान पे जूते दे दो। अब जूते वो एक तो दिखाएगा नहीं, दोनों जूते दिखाएगा। आप यहाँ पे द्विवचन भी लगा सकते हो, ध्यान रखना। मैं अभी की दोनों तरीके से समझाऊंगा। छत्रम चे उपानत चे। अब ये दो को प्रदर्शित कर रहा है, तो अन्यो समाहार है, अन्यो समाहार है। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा यदि आप देखना चाहो, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर छाता तो एक हो जाएगा, लेकिन जूते 2 करें तो इसमें क्या होगा, उपानहु। द्विवचन करेंगे 2 जूतों को प्रदर्शित करने के लिए, उपानहु चे। अब 2 जूते और 1 छाता, 2 और जूते और 1 छाता कितने हो गए, 3। तो 3 को प्रदर्शित करने के लिए आगे लगेगा एसाम समाहार है। क्या लगेगा, एसाम समाहार है। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा भी ये मैं आपको करवाई देता हूँ इधर। छत्रम चे उपानत चे अन्यो समाहार है, अन्यो समाहार। दोनों उदाहरण सही हैं, दोनों में से कोई सा गलत नहीं है। चाहे आप इसको करो तो ये ही सही, इसको करो तो ये सही, ठीक है। रथिका अश्वारोहम, रथिका अश्वारोहम, रथिका, रथिका चे, रथिका चे अश्वारोहा चे, अश्वारोहा चे। रथिका और घुड़सवार अनेक सारे हो गए, बहुवचन में दे रखे हैं ये रथिका और अश्वारोहा। तो बहुवचन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एसाम समाहार है, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे संधि भी हो जाती है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे विसर्ग का से हो जाएगा, ये वाला से,
ये मिल के आ जाता है, रथिकाश्च, ऐसे ही अश्वारोहाश्च, अश्वारोहाश्च, इस तरह से विसर्ग का ही स हो जाता है वो। यदि मिला के लिखो तो इस तरह से लिखो, और अलग अलग लिखते हो तो इस तरह, जैसे मैंने पहले बताया आपको, रथिका च, अश्वारोहा च, इस तरह से लिख सकते हैं, गलत कोई सा है नहीं, ध्यान दें। यहाँ विसर्ग का स कर सकते हैं, शिरश्च ऐसे लिखा आ जाता है, ठीक है। उसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा लिख रहा है और सर ने कुछ अलग बताया, वो संधि युक्त पद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका द्वंद्व समास कंप्लीट हो गया। द्वंद्व समास हमने इतरेतर द्वंद्व भी पढ़ लिया, एक शेष द्वंद्व भी पढ़ लिया, और समाहार द्वंद्व भी पढ़ लिया। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको द्वंद्व समास बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए, मैंने 5 नंबर पहले करवाया था, द्वंद्व समास पहले लिया था, और 4 नंबर वाले बहुव्रीहि समास को मैंने पीछे के लिए छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? इसको समझने के लिए आपके दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे दिमाग तो सबके लिए ज़रूरत पड़ती है, दिमाग ही नहीं होगा तो फिर समझेंगे कैसे। देखो, बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, क्या परिभाषा है इसकी? जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो, सूत्र भी लिख रखा है, अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि समास है। अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि समास है। अन्य पदार्थ प्रधान है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मैंने बताया आपको, बहुव्रीहि समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का तो अन्य पद प्रधान होता है। और यही बात मैंने डायरेक्ट लिखा दी, जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। समझ गए? अब ये नोट 2 आ रहे हैं आपको, इनको समझिए। ये नोट 2 इसलिए लिखाए हैं, ध्यान दें। एक आपने समास पढ़ा था कर्मधारय। कर्मधारय समास जो होता है उसमें और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है? कर्मधारय समास का जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद का विशेषण होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद होता है वह अन्य पद का विशेषण होता है। ध्यान दें, यही बात बताई मैंने। नोट नंबर 1 यही बात लिख रही है आपको। देखो, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में यही अंतर होता है कि, क्या लिख रहा है? देखो, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में यही अंतर होता है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है। जो अन्य पद होगा आपका, अन्य पद कौन सा? जो निकल कर के आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक शब्द बोल देता हूँ मैं, जैसे लंबोदर। आपका ध्यान लंबोदर जैसे मैंने बोला, आपका ध्यान चला गया गणेश जी पर। किस पर? गणेश जी पर। तो ये जो लंबोदर है ये गणेश का विशेषण है। किसका विशेषण है? देखो, मैंने कहा आपसे लंबोदर, आपका ध्यान अन्य पद पर चला गया। कौन है लंबोदर? गणेश जी, ठीक है। चक्रधारी, मैं शब्द बोल देता हूँ चक्रधारी, आपका ध्यान विष्णु पर चला गया। ये अन्य पद प्रधान है। मैं आपसे कहूँ वीणा वादनी, आपका ध्यान सरस्वती पर चला गया। क्यों चला गया? अन्य पद प्रधान है। जब आपका ध्यान वहाँ पे जा रहा है तो जैसे सरस्वती पर ध्यान गया तो सरस्वती का विशेषण है वीणा वादनी, ठीक है। और चक्रधारी का विशेषण है, विष्णु का विशेषण है चक्रधारी। गलत बोल गया, विष्णु का विशेषण है चक्रधारी। गणेश जी का विशेषण है लंबोदर। यही समझाने वाला था। और कर्मधारय समास में ध्यान दो, कर्मधारय समास में तो ये था कि जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद का विशेषण होता है। उत्तर पद का क्या होता है? विशेषण। लेकिन बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद होता है वह अन्य पद का विशेषण होता है। देखो, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में यही अंतर होता है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद
उत्तर पद का विशेषण होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है। और नोट नंबर अगला है, बहुब्रीहि समास के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखो ध्यान दीजिए। वैधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योगे बहुब्रीहि, उपमावाचक बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। इसमें से इसको नहीं कराएंगे, लास्ट वाले को, व्यतिहार को। ये 4 आपके कोर्स में हैं। वैधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योगे बहुब्रीहि, उपमावाचक बहुब्रीहि। केवल इन्हीं 4 को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझ लेना। और लास्ट बार और बता रहा हूँ, बहुब्रीहि समास के 5 प्रकार होते हैं। वैधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योगे बहुब्रीहि, उपमावाचक बहुब्रीहि और एक और होता है व्यतिहार बहुब्रीहि। लेकिन व्यतिहार बहुब्रीहि आपके कोर्स में नहीं है, केवल इन्हीं 4 को पढ़ेंगे। वैधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योगे बहुब्रीहि और उपमावाचक बहुब्रीहि। तो विद्यार्थियों बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।